कभी इंसानी सभ्यता ने ऐसी नगरियां बसाईं जो आज सिर्फ खंडहरों और रहस्यों में बदल चुकी हैं। टूटी दीवारें, वीरान चौक और पत्थरों पर उकेरी कहानियां आज भी उन बिछड़ी हुई दुनियाओं का राज छुपाए बैठी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सफर उस अतीत की ओर जहां हर कदम पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। नंबर 1, अपलिस्तिखे, रहस्यमय गुफाओं का नगर। जॉर्जिया की धरती पर एक चट्टानी पहाड़ी के बीच बसा है उब्लिस्तिखे, जिसे लोग गुफाओं का नगर कहते हैं। यहाँ की शुरुआत दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है और यह 13वीं सदी तक जीवित रहा। सोचिए, लगभग 3000 साल तक यह जगह इंसानों की बसावट, शक्ति और आस्था का केंद्र रही। पत्थरों को काटकर बनाए गए लगभग 700 कक्षों और गुफाओं ने इसे एक जीवित भूल भुलैया में बदल दिया था, जहां कभी 20,000 से ज्यादा लोग रहते थे। इस पूरे परिसर में मंदिर, थिएटर, जेल खाने और यहां तक कि औषधालय भी मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि यह शहर किसी साधारण बस्ती का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित नगरी था। इसकी सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ की संरचनाओं में अलग अलग सभ्यताओं की छाप मिलती है, कहीं ईरानी शैली तो कहीं एशियाई प्रभाव। 9वीं से 10वीं शताब्दी में यहाँ एक तृण चर्च बनाया गया, जो आज भी इस जगह की पहचान है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पगान और ईसाई दोनों तरह के धार्मिक प्रतीक मौजूद हैं। इसका मतलब है कि यह शहर धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का गवाह रहा, जहां पुरानी मान्यताओं और नई धारणाओं का मेल हुआ। कहा जाता है कि यहाँ की गुफाओं में बने भूमिगत रास्ते ऐसे जटिल थे कि दुश्मनों के लिए अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था। पानी की व्यवस्था भी चट्टानों में काटे गए विशेष मार्गों से की जाती थी। यानी यह सिर्फ एक बस्ती नहीं, बल्कि पूरी तरह से सोच समझकर बनाई गई किला नगरी थी। लेकिन अचानक यह शहर खाली हो गया, मानो लोग रातों रात यहां से गायब हो गए हों। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंगोल आक्रमणों ने इसे तहस नहस कर दिया, तो कुछ का कहना है कि समय और प्राकृतिक आपदाओं ने इसे खत्म किया। आज उब्लिस्तिखे खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन जब आप इसकी गुफाओं में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर अब भी बीते युग की फुसफुसाहट कर रहे हों। कहीं से ठंडी हवा आती है तो लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति अब भी पहरेदारी कर रही हो। हर गुफा, हर दीवार और हर सुरंग आज भी उस रहस्य को संजोए बैठी है कि आखिर यह विशाल नगर क्यों और कैसे वीरान हो गया। नंबर 2, चिविता दी बान्योरेगियो, मरती हुई नगरी। इटली के लाजियो क्षेत्र की एक ज्वालामुखीय पहाड़ी के शिखर पर बसा है चिविता दी बान्योरेगियो, जिसे लोग आज भी मरती हुई नगरी कहते हैं। यह नाम सुनते ही दिमाग में सवाल उठता है, आखिर एक जीवित नगर को मरती हुई नगरी क्यों कहा गया? दरअसल सदियों से लगातार चल रही मिट्टी और चट्टानों की क्षरण प्रक्रिया इस नगर को धीरे धीरे निगल रही है। जिस पहाड़ी पर यह खड़ा है, उसके चारों ओर की जमीन टूटकर खाई में गिरती जा रही है, और यही कारण है कि यहाँ पहुंचने के लिए अब एक 300 मीटर लंबा पुल ही एकमात्र रास्ता रह गया है। चिविता दी बान्योरेगियो की उम्र 2500 साल से भी अधिक मानी जाती है। एट्रस्कन और रोमन सभ्यता के निशान अब भी इसकी गलियों और दीवारों में देखे जा सकते हैं, लेकिन आज यहाँ बस 11 लोग रहते हैं। सोचिए, एक समय में यह नगर चहल पहल और जीवन से भरा हुआ था, और अब इसकी गलियां लगभग वीरान हो चुकी हैं। फिर भी इसकी रहस्यमयी सुंदरता इतनी गहरी है कि हर साल हजारों लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ के छोटे छोटे पत्थरों से बने घर, प्राचीन चर्च और संकरे चौक आज भी मध्यकालीन वास्तुकला की झलक देते हैं। जब आप इस नगरी में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप समय की सीढ़ियां उतरकर सीधे अतीत में पहुंच गए हों। पत्थरों की दीवारों पर हवा की मार और पानी के निशान साफ झलकते हैं, मानो यह शहर हर दिन मौत से जूझ रहा हो। यही कारण है कि इसे दी डाइंग टाउन यानी मरती हुई नगरी कहा जाता है। लेकिन असली रहस्य सिर्फ क्षरण में नहीं है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जगह किसी अदृश्य शक्ति की चपेट में है, जो इसे धीरे धीरे मिटाती जा रही है। रात के समय यहाँ की वीरान गलियों में अजीब सी खामोशी होती है, और कई बार हवा की सरसराहट किसी अनसुनी आवाज जैसी लगती है।
कुछ कहते हैं कि यह नगर अब भी अपने बाशिंदों की आत्माओं को संभाले हुए है, जो इसे छोड़कर कहीं नहीं गई। आज चिविता दी बान्यो रेजियो सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि इंसानी सभ्यता के अस्थिर भविष्य का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारी रचनाएं कितनी भी महान क्यों न हो, प्रकृति और समय के सामने सब नश्वर है। सवाल यह है, क्या आने वाले वर्षों में यह शहर पूरी तरह से गुम हो जाएगा, या फिर इसके पत्थर आखिरी सांस तक इतिहास और रहस्य की गवाही देते रहेंगे? नंबर 3, मसादा, रेगिस्तान का किला। इजराइल के यहूदी मरुस्थल में मृत सागर के किनारे एक चट्टानी पठार पर खड़ा है मसादा, जिसे देखने वाले इसे सिर्फ एक किला नहीं बल्कि आजादी और बलिदान का प्रतीक मानते हैं। यह जगह लगभग 400 मीटर ऊंचे खड़े खंडहरों से घिरी है, जहां कभी राजा हेरोद महान ने 40 से 30 ईसा पूर्व के बीच एक अद्भुत दुर्ग का निर्माण कराया था। चट्टानों को काटकर बनाए गए महल, विशाल भंडारण कक्ष, अस्तबल, स्नानागार और पानी के लिए चतुराई से बनाए गए 12 विशाल जलाशय, यह सब इस दुर्ग की भव्यता और तकनीकी कौशल को दर्शाते हैं। कल्पना कीजिए, तपते रेगिस्तान के बीच यह दुर्ग इतने पानी का भंडारण करता था कि यहां हजारों लोग महीनों तक जीवित रह सकते थे। मसादा का सबसे बड़ा रहस्य इसके इतिहास से जुड़ा है। पहली शताब्दी में जब रोमनों ने यहूदियों के विद्रोह को कुचल दिया, तब विद्रोही परिवारों ने मसादा को अपना अंतिम ठिकाना बनाया। लेकिन जब रोमन सेना ने वर्षों की घेराबंदी के बाद यहां प्रवेश किया, तो उन्होंने जो देखा उसने इतिहास की धारा ही बदल दी। किले में कोई जीवित नहीं बचा था। लगभग 1000 लोगों ने गुलामी से बचने के लिए सामूहिक आत्म बलिदान कर लिया था। यह घटना आज भी इतिहास के सबसे रहस्यमय और दर्दनाक प्रसंगों में गिनी जाती है। कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में मसादा की टूटी दीवारों से अब भी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मानो वे आत्माएं आज तक अपने बलिदान की गवाही दे रही हों। हवा के झोंकों के साथ जब ये खंडहर गूंजते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और आप उसी युग में खड़े हों जब यहां अंतिम संघर्ष हुआ था। 2001 में यूनेस्को ने मसादा को विश्व धरोहर घोषित किया, लेकिन इसके पत्थरों में छिपा दर्द और रहस्य सिर्फ इतिहासकारों की किताबों तक सीमित नहीं है। यह जगह अब भी इस सवाल को जिंदा रखती है, क्या इंसान की आजादी की प्यास इतनी प्रबल हो सकती है कि वह जीवन से भी बड़ा बन जाए? मसादा आज भी रेगिस्तान की चुप्पी में वही सवाल पूछता है, और उसके खंडहर हर आने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि असली जीत किसकी थी, रोमन साम्राज्य की या उन गुमनाम आत्माओं की जो अब भी यहां भटकती होंगी। नंबर 4, लाइसिया, चट्टानों में सोए हुए देवता। तुर्की के दक्षिण पश्चिमी तट पर फैली हुई भूमि लिसिया कभी प्राचीन सभ्यता का गौरवशाली केंद्र थी। नीले भूमध्य सागर के किनारे बसे पहाड़ों और घाटियों में फैले इस प्रदेश को देखकर आज भी लगता है जैसे यहाँ का हर पत्थर एक रहस्य समेटे बैठा है। यहाँ की सबसे अद्भुत पहचान है चट्टानों को काटकर बनाई गई विशालकाय कब्रें, जिन्हें देखकर लगता है मानो ये इंसानों के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए घड़ी गई हों। ऊंचाई पर बनी ये कब्रें अब भी आकाश की ओर निहारती हैं, जैसे आत्माओं को धरती से सीधे स्वर्ग तक पहुंचाने का मार्ग दिखा रही हों। लिसिया केवल एक भूभाग नहीं था, बल्कि यहाँ स्वतंत्र नगर राज्य मिलकर एक संघ बनाते थे, जिसे लिशियन लीग कहा जाता है। यह संघ दुनिया के शुरुआती लोकतांत्रिक प्रयोगों में से एक था, जहां हर नगर की अपनी स्वतंत्रता थी, लेकिन साथ ही वे एक दूसरे के साथ मिलकर निर्णय लेते थे। सोचिए, जिस दौर में पूरी दुनिया पर राजतंत्र और साम्राज्य का बोलबाला था, उस समय लिसिया ने लोकतंत्र की अवधारणा को जन्म दिया। यह भूमि सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति में भी अनोखी थी। यहाँ के मंदिर और मूर्तियां ग्रीक और रोमन शैली के साथ साथ स्थानीय मान्यताओं की झलक भी दिखाते हैं। सबसे प्रसिद्ध है अपोलो का मंदिर, जहां लोग भविष्यवाणियां सुनने और ईश्वरीय संदेश पाने आते थे। वहीं जैंथोस शहर में ग्रीक और रोमन स्थापत्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जहां खंडहर आज भी बीते वैभव का स्मरण कराते हैं। लिसिया का एक और अनूठा रहस्य है, यहीं का जन्म हुआ संत निकोलस का, जिन्हें दुनिया आज सांता क्लॉज के नाम से जानती है।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिनको आज हंसमुख और उपहार बांटने वाले रूप में देखा जाता है, वे कभी इसी भूमि पर गहन धार्मिक जीवन बिताने वाले संत थे। इतिहासकार कहते हैं कि लिसिया धीरे धीरे बाहरी आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण समाप्त हो गया। लेकिन कुछ स्थानीय किंवदंतियां बताती हैं कि इस भूमि के पत्थरों में आज भी उन आत्माओं की गूंज है जिनके शरीर इन चट्टानों में बनी कब्रों में दफन किए गए थे। रात के समय जब हवा इन कब्रों से टकराती है तो एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, मानो वे प्राचीन आत्माएं अब भी जागृत हों। आज लिसिया एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। लोग यहाँ के तटीय शहरों, खंडहरों और रहस्यमयी कब्रों को देखने आते हैं। लेकिन जब आप इन चट्टानों पर खड़े होकर सागर की ओर देखते हैं तो लगता है जैसे यह भूमि आपसे कोई अनकहा संवाद कर रही हो। सवाल यही है, क्या ये कब्रें सिर्फ पत्थर की बनी संरचनाएं हैं या फिर इनमें सचमुच आत्माओं का वास है जो अब भी अपनी कहानियां सुनाने को बेचैन हैं। नंबर 5, सलोना, रोमन साम्राज्य की खोई राजधानी। क्रोएशिया के स्प्लिट शहर के पास स्थित सालोना कभी रोमन साम्राज्य के दलमेशिया प्रांत की राजधानी थी। आज यह जगह शांत और बिखरे खंडहरों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन कभी यही नगरी सत्ता, वैभव और धार्मिक जीवन का केंद्र हुआ करती थी। चौड़ी दीवारों, विशाल थिएटर, स्नानागार, मंदिरों और 4 किलोमीटर लंबे जल प्रणाली वाले इस शहर को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं कि यहाँ एक बड़ी और समृद्ध सभ्यता का जीवन बसता था। सालोना का इतिहास पहली शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है, जब यह क्षेत्र रोमन साम्राज्य के नियंत्रण में आया। धीरे धीरे यह शहर इतना महत्वपूर्ण हो गया कि इसे राजधानी घोषित किया गया। यहाँ पर 60,000 से अधिक लोग रहते थे और इसकी गलियों में चहल पहल, बाजारों में आवाजाही और मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान हर दिन का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सालोना का महत्व केवल इसकी भव्यता तक सीमित नहीं था, बल्कि यह शहर ईसाई धर्म के प्रारंभिक केंद्रों में से एक भी था। यहाँ कई चर्च बनाए गए और कहा जाता है कि यहीं संत डोमिनियस जैसे ईसाई संतों को रोमन शासकों ने शहीद किया। उनके बलिदान की यादें आज भी इस शहर के खंडहरों में गूंजती हैं। सालोना का सबसे बड़ा रहस्य इसकी अचानक गिरावट और त्याग से जुड़ा है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पूरी तरह वीरान हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि आक्रमणकारी गोथ और एवर्स की बर्बर लूटपाट ने इसे तबाह कर दिया। लेकिन कुछ मानते हैं कि बीमारी और महामारी ने भी इस नगरी को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। जो भी हुआ वह इतना तेज था कि लोग सब कुछ छोड़कर भाग निकले और कभी वापस नहीं लौटे। आज सालोना में जब आप घूमते हैं तो टूटी हुई दीवारें, गिरा हुआ थिएटर और जर्जरित चर्च आपको एक रहस्यमय खामोशी में घेर लेते हैं। कभी जहां तालियों की गड़गड़ाहट और धार्मिक गीत गूंजते होंगे, वहां अब सिर्फ हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। रात के समय यह खंडहर और भी भयावह लगते हैं। कई बार यहाँ आने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्हें प्राचीन स्तुतियों की हल्की आवाज सुनाई देती है या किसी अदृश्य छाया का एहसास होता है। शायद यह उन आत्माओं की गूंज हो जिन्होंने इस भूमि पर अपनी आस्था और जीवन दोनों को न्यौछावर किया। सालोना का एक और रहस्य इसके जुड़ाव से है रोमन सम्राट डियोक्लेशियन से। यहीं उनका जन्म हुआ था और उन्होंने पास ही स्प्लिट में अपना विशाल महल बनवाया, जो बाद में पूरे शहर में बदल गया। इस तरह सालोना के पतन ने स्प्लिट के उत्थान को जन्म दिया। आज यह जगह पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए खुला है। खंडहरों में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसे संसार में प्रवेश कर गए हों जहां समय अचानक रुक गया हो। सवाल यही उठता है, क्या यह नगर वास्तव में आक्रमणों की आग में बुझा या फिर किसी गहरी महामारी की चपेट में आकर समाप्त हुआ? इसका उत्तर शायद कभी न मिले, लेकिन सालोना के पत्थर अब भी खामोश गवाह बने खड़े हैं, अपनी कहानियां उन लोगों से कहने के लिए जो इनके बीच चलने की हिम्मत करते हैं। नंबर 6, अओस्टा, आल्प्स का रोम। इटली के उत्तर पश्चिम में फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमाओं के बीच एक घाटी में बसा है ओस्टा, जिसे लोग रोम ऑफ द आल्प्स कहते हैं। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा यह शहर
सिर्फ भी प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास और रहस्य का भी खजाना है। यहाँ की गलियां और स्मारक आज भी रोमन साम्राज्य की शक्ति और मध्यकालीन सभ्यता की परतों को संजोए हुए हैं। कहा जाता है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन सेनाओं ने आल्प्स के इस कठिन भूभाग को जीतकर यहाँ एक मजबूत नगर की नींव रखी। यह स्थान व्यापार और युद्ध दोनों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। यही वजह है कि रोमन साम्राज्य ने इसे एक सांस्कृतिक और सैन्य केंद्र में बदल दिया। आज भी यहाँ के खंडहर उस समय की गवाही देते हैं। सबसे प्रमुख है पोर्टा प्रेटोरिया, एक भव्य द्वार जिसके नीचे से गुजरते ही ऐसा लगता है जैसे आप समय की सुरंग से गुजरकर सीधे प्राचीन रोम में पहुंच गए हों। यहाँ का रोमन थिएटर भी उतना ही अद्भुत है। कभी इसमें हजारों लोग एक साथ बैठकर नाटकों और उत्सवों का आनंद लेते थे। टूटी फूटी सीढ़ियां और अधूरी दीवारें आज भी उस शोरगुल और उमंग की गूंज को महसूस कराती हैं। इसके अलावा यहाँ रोमन पुल, स्नानागार और विजय स्तंभ भी मिले हैं जो इस शहर की भव्यता को साबित करते हैं। लेकिन ओस्ता की पहचान सिर्फ रोमन इतिहास तक सीमित नहीं है। मध्यकाल में यहाँ अनेक कगिले और महल बनाए गए। पहाड़ों की चोटियों पर बने ये कगिले आज भी रहस्यमयी आभा बिखेरते हैं। रात के सन्नाटे में जब बादल इन कहिलों के आसपास घूमते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और इन दीवारों के भीतर अब भी कोई राज छिपा बैठा हो। स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि कुछ कगिलों में प्राचीन योद्धाओं की आत्माएं आज भी पहरा देती हैं। ओस्ता को एक और कारण से भी रहस्यमय माना जाता है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का संगम हुआ है। इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमाओं के बीच बसे होने के कारण यह हमेशा से एक सांस्कृतिक चौराहा रहा। यही वजह है कि यहाँ की भाषा, खान-पान और परंपराओं में अजीब सा मिश्रण दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे यह शहर किसी एक सभ्यता का नहीं, बल्कि कई सभ्यताओं का साझा खजाना हो। आज ओस्ता आधुनिक शहर है जहां सर्दियों में स्कीइंग और अन्य खेलों के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन जब आप इसके खंडहरों और कगिलों के बीच घूमते हैं तो पर्यटन का शोर कहीं पीछे छूट जाता है और सामने आ जाती है एक रहस्यमयी खामोशी। हवा में ठंडक के साथ इतिहास की गंध महसूस होती है। आप चाहकर भी यह सोचने से खुद को रोक नहीं सकते कि इन पत्थरों ने कितने राज देखे होंगे, युद्धों के, प्रेम के, आस्था और विश्वास के, और शायद विश्वासघात के भी। ओस्ता हमें यह याद दिलाता है कि आल्प्स की बर्फीली चोटियां सिर्फ प्रकृति की सुंदरता ही नहीं, बल्कि सभ्यता और रहस्य की गवाह भी हैं। सवाल यही है, क्या यह शहर आज भी सिर्फ इतिहास का अवशेष है, या फिर इसकी गहराई में अब भी कोई ऐसा रहस्य दफन है जिसे दुनिया ने अभी तक नहीं जाना? नंबर 7, सगंटो, हनिबल का घेराव और खोया वैभव। स्पेन के वालेंसिया प्रांत की पहाड़ियों पर बसा है सगुंतो, एक ऐसा शहर जिसने प्राचीन सभ्यताओं का उत्थान और पतन दोनों देखा। यह शहर इबेरियन संस्कृति, रोमन साम्राज्य, इस्लामी शासकों और ईसाई प्रभावों का संगम रहा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान उस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है जिसने पूरी दुनिया के इतिहास को बदल दिया। 219 ईसा पूर्व में कार्तेज के महान सेनापति हनिबल द्वारा किया गया घेराव। यही वह घटना थी जिसने दूसरे पुणिक युद्ध की शुरुआत की और रोम तथा कार्तेज के बीच विनाशकारी संघर्ष को जन्म दिया। सगुंतो का किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसकी दीवारें किलोमीटरों तक फैली हुई हैं और सदियों के आक्रमणों और परिवर्तनों के बावजूद अब भी मजबूती से खड़ी हैं। इस किले से नीचे फैली घाटी और दूर दूर तक दिखाई देने वाला समुद्र इसे एक रणनीतिक गढ़ बनाता था। इतिहासकार कहते हैं कि इबेरियन लोगों ने यहाँ पहली बस्ती बसाई थी और धीरे धीरे यह एक मजबूत नगर में बदल गया। जब हनिबल ने इस पर आक्रमण किया तो कहा जाता है कि महीनों तक यह शहर वीरता पूर्वक टिके रहा। महिलाएं और बच्चे तक दीवारों से पत्थर और आग फेंककर दुश्मनों को रोकते थे। लेकिन अंततः जब शहर गिरा तो रक्त की नदियां यहां बह गईं। सगुंतो के लोगों ने हार मानने के बजाय आत्म बलिदान को चुना। यह बलिदान ही था जिसने रोम को हिला दिया और उसे कार्तेज के खिलाफ निर्णायक युद्ध में झोंक दिया। आज भी किले की दीवारों पर खड़े होकर लगता है जैसे उन चीखों और टकराहटों की गूंज हवा में तैर रही हो।
रोमन शासन के समय सगुंतो फिर से उठ खड़ा हुआ। यहाँ विशाल थिएटर बनाया गया जिसमें 5000 से अधिक लोग बैठ सकते थे। आज भी यह थिएटर खंडहर रूप में मौजूद है और स्थानीय लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के समय यहां से हल्की फुसफुसाहट और संगीत जैसी आवाजें आती हैं, मानो प्राचीन कलाकार अब भी अपनी कला दिखा रहे हों। इसके अलावा यहां पत्थरों पर उकेरी गई लैटिन अभिलेखाएं उस द्वार की गवाही देती हैं। समय बीतने के साथ यह शहर इस्लामी शासकों और ईसाई सेनाओं के बीच भी संघर्ष का केंद्र बना। हर युग ने यहां अपनी छाप छोड़ी, कहीं मस्जिदों के निशान, कहीं चर्चों के अवशेष और कहीं पुरानी रोमन दीवारें। यही कारण है कि सगुंतों को आज भी इतिहास की परतों में दबा हुआ एक जीवित संग्रहालय कहा जाता है। लेकिन इसके पतन का कारण केवल युद्ध नहीं थे। भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं ने भी इसे बुरी तरह प्रभावित किया। कई बार यहाँ की दीवारें गिर गईं, घर बर्बाद हो गए और लोग यहाँ से पलायन कर गए। धीरे धीरे यह कभी गौरवशाली शहर खंडहरों में बदल गया। आज सगुंतो एक शांत कस्बा है जहां पर्यटक इसके किले, रोमन थिएटर और खंडहरों को देखने आते हैं। लेकिन जब आप इन प्राचीन दीवारों पर हाथ रखते हैं तो उनमें एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे यह पत्थर अब भी उन वीर योद्धाओं और आम नागरिकों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। रात के समय जब हवाएं इन दीवारों से टकराती हैं तो खामोशी इतनी गहरी होती है कि लगता है जैसे किसी ने अभी अभी कोई रहस्य फुसफुसाया हो। सगुंतो हमें यह सिखाता है कि सभ्यताएं चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, युद्ध और समय के सामने नश्वर हैं। लेकिन इसके खंडहर यह भी बताते हैं कि बलिदान और आत्मा की शक्ति कभी नहीं मरती। सवाल यही है, क्या यह शहर सचमुच पूरी तरह मर चुका है या इसकी आत्मा अब भी उन पत्थरों और हवाओं में भटकती है, हमें यह याद दिलाने के लिए कि इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि हमारे आसपास की खामोश दीवारों में भी जिंदा है। नंबर 8, साग्रेस, दुनिया का किनारा और समुद्र के भूत पुर्तगाल के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर अटलांटिक महासागर की ओर झुकी हुई चट्टानों के ऊपर बसा है साग्रेस। यह वह जगह है जिसे सदियों तक लोग दुनिया का किनारा कहते रहे। उस दौर में जब लोग मानते थे कि समुद्र के पार अंधकार और अनजान खाई है, तब साग्रेस की खड़ी चट्टानें साहस और रहस्य का प्रतीक बन गई। यहाँ की ऊंची चट्टानों से नीचे टकराती समुद्री लहरें और चारों ओर फैली गहरी धुंध आज भी एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जिसमें रहस्य और भय दोनों महसूस होता है। 15वीं शताब्दी में यहीं पर पुर्तगाल के शहजादे हेनरी द नेविगेटर ने एक प्रसिद्ध नौसैनिक अकादमी स्थापित की थी। कहते हैं कि इसी अकादमी से प्रशिक्षित नाविकों ने आगे चलकर दुनिया की सीमाओं को तोड़ा और अटलांटिक पार नई नई खोजें की। लेकिन स्थानीय दंत कथाएं बताती हैं कि इन नाविकों को हमेशा रहस्यमयी ताकतों का सामना करना पड़ता था। साग्रेस की चट्टानों पर खड़े होकर समुद्र को देखने वाले कहते हैं कि कभी कभी धुंध से अचानक कोई जहाज उभरता है और फिर देखते ही देखते गायब हो जाता है। लोग इसे भूतिया जहाज कहते हैं, जो उन नाविकों की आत्माएं लेकर चलता है जो समुद्र की गहराइयों में समा गए। यहाँ की हवाएं बेहद तेज चलती हैं। रात के अंधेरे में इन हवाओं की आवाज कई बार किसी चीख या फुसफुसाहट जैसी लगती है। मछुआरे मानते हैं कि यह उन नाविकों की पुकार है जो सदियों पहले समुद्र में डूब गए। कुछ स्थानीय लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि चट्टानों पर बैठकर अगर आप देर तक समुद्र को देखें तो पानी में धुंधली परछाइयां दिखाई देती हैं, मानो कोई हाथ आपको नीचे गहराई की ओर खींच रहा हो। इतिहास में साग्रेस ने कई खून खराबे और दुर्घटनाएं भी देखी हैं। इसकी चट्टानों से टकराकर असंख्य जहाज तबाह हुए और उनका मलबा समुद्र में हमेशा के लिए खो गया। समुद्र के नीचे आज भी ऐसे असंख्य जहाजों की हड्डियां पड़ी हैं जो इसे एक विशाल कब्रगाह बना देते हैं। डाइविंग करने वाले कई लोग बताते हैं कि मलबे के आसपास एक अजीब सी ठंडक और बेचैनी महसूस होती है, मानो वहां अब भी आत्माएं भटक रही हों। लेकिन साग्रेस केवल डर और रहस्य का ही प्रतीक नहीं है, यह वह जगह भी है जहां से नए युग की शुरुआत हुई। यहीं से पुर्तगाली नाविकों ने भारत, अफ्रीका और अमेरिका तक के समुद्री मार्ग खोजे।
यह जगह सभ्यता के विस्तार और खोज की प्रेरणा बनी। फिर भी यह विडंबना है कि जहां से दुनिया की सीमाएं टूटी, वहीं सबसे गहरी किंवदंतियां और भयावह कहानियां भी जन्मी। आज साग्रेस पर्यटकों के लिए एक अद्भुत स्थल है। लोग यहाँ की चट्टानों से सूर्यास्त देखने आते हैं, जहां लालिमा से भरा आकाश और गहराते समुद्र का संगम एक अलौकिक दृश्य बनाता है। लेकिन जब सूरज क्षितिज के नीचे चला जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तो वही दृश्य रहस्यमय और डरावना बन जाता है। धुंध और हवाओं के बीच खड़ी चट्टानें मानो समय से बाहर खड़ी हों। सवाल यह है, क्या साग्रेस केवल भूगोल का एक किनारा है या सचमुच आत्माओं का वह दरवाजा जहां से समुद्र अपने रहस्य खोलता है? यहां की चट्टानों से टकराती लहरें शायद कभी सच नहीं बताएंगी, लेकिन उनकी गूंज सुनने वाले हर यात्री के दिल में यह सवाल जरूर छोड़ जाती हैं कि समुद्र का असली रहस्य क्या है? पानी की गहराई या उन आत्माओं की खामोशी जो कभी वापस नहीं लौटी? नंबर 9, सक्सेहुआमान। पत्थरों की गुप्त भाषा। पेरू के कुज्को शहर से ऊपर आंडीज की पहाड़ियों पर स्थित है सक्सेहुआमान, एक ऐसा किला जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार हैरान रह जाते हैं। यह इंका सभ्यता की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी रचनाओं में से एक है। जब आप इसकी विशाल दीवारों को देखते हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, आखिर इतने बड़े पत्थरों को बिना आधुनिक तकनीक के यहां तक लाया कैसे गया? और उससे भी बड़ा सवाल, इन पत्थरों को इस तरह आपस में जोड़ा कैसे गया कि उनके बीच से एक सुई तक नहीं निकल सकती? सक्सेहुआमान की दीवारें जिगजैग पैटर्न में बनी हैं। 3 परतों में फैली ये दीवारें बिजली के प्रतीक मानी जाती हैं। इंका संस्कृति में बिजली को पवित्र माना जाता था और शायद यही कारण है कि उन्होंने अपनी राजधानी कुज्को के ऊपर इस किले को देवताओं के लिए एक निवास जैसा बनाया। दीवारों में लगे पत्थरों का वजन कहीं कहीं 200 टन तक है। इन पत्थरों को काटने और ढालने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा, यह आज भी रहस्य है। न कोई धातु के औजार मिले, न ही कोई लिखित प्रमाण। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इन पत्थरों को देवताओं ने उड़ाकर यहां रखा था। कुछ लोग कहते हैं कि इंका लोगों के पास कोई गुप्त ज्ञान था, कोई ऐसी तकनीक जो हमें अब तक समझ नहीं आई। यह विचार और मजबूत हो जाता है जब हम देखते हैं कि इतने भारी पत्थरों को पहाड़ी की ढलानों पर चढ़ाकर इतनी सटीकता से जोड़ा गया कि सदियों की भूकंप और आपदाएं भी इन्हें हिला नहीं सकी। सक्सेहुआमान सिर्फ दीवारों का किला नहीं था, यहाँ विशाल आंगन, मंदिर और जल प्रणालियां भी थीं। धार्मिक अनुष्ठान, युद्ध की तैयारियां और साम्राज्य के महत्वपूर्ण आयोजन यहीं होते थे। कहते हैं कि यहां देवताओं को बलि दी जाती थी और कभी कभी इंसानी बलिदान भी। रात के अंधेरे में जब चांद इन दीवारों पर पड़ता है तो लगता है मानो ये पत्थर अब भी उन रहस्यमयी अनुष्ठानों की गवाही दे रहे हों। 16वीं शताब्दी में जब स्पेनिश विजेता पेरू पहुंचे तो उन्होंने सक्सेहुआमान का अधिकांश हिस्सा तोड़कर उसके पत्थरों से अपने मकान और चर्च बनाए, लेकिन सबसे बड़े पत्थरों को वे हिला भी नहीं पाए। आज वे पत्थर वहीं खड़े हैं, मानो पूरी सभ्यता के अतीत का पहरा दे रहे हों। साल 1983 में यूनेस्को ने कुज्को और सक्सेहुआमान को विश्व धरोहर घोषित किया, लेकिन इसके बावजूद यह रहस्य अब भी अनसुलझा है कि आखिर बिना पहियों, बिना लोहे और बिना मशीनरी के इंका लोगों ने यह चमत्कार कैसे किया। आज जब यात्री यहां आते हैं तो केवल पत्थरों को नहीं देखते, बल्कि उस ऊर्जा को भी महसूस करते हैं जो इस जगह से निकलती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि यहां खड़े होकर उन्हें एक अजीब सी कंपन महसूस होती है, मानो पत्थरों में कोई छिपी हुई शक्ति अब भी सक्रिय हो। कई लोग इसे इंका सभ्यता का ऊर्जा केंद्र मानते हैं, जहां धरती और आकाश की शक्तियां मिलती हैं। सक्सेहुआमान सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि यह पत्थरों की एक गुप्त भाषा है जिसे अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। हर कोना, हर पत्थर और हर पैटर्न एक कहानी कहता है, लेकिन उसकी असली व्याख्या शायद अभी भी हमारे लिए बंद है। सवाल यह है, क्या इंका लोग केवल महान वास्तुकार थे या उनके पास कोई ऐसा ज्ञान था जो समय की धूल में खो गया? और अगर वह ज्ञान खो गया है तो क्या कभी वह फिर सामने आएगा? नंबर 10,
एक्रोपोलिस ऊंचाई पर बसा देवताओं का नगर एथेंस के बीचों बीच एक 150 मीटर ऊंची चूना पत्थर की चट्टान पर स्थित है। एक्रोपोलिस, जिसे प्राचीन ग्रीस का हृदय कहा जाता है, यह केवल पत्थरों का समूह नहीं बल्कि पूरी एक सभ्यता की आत्मा है। सदियों से यह स्थान राजनीति, धर्म और कला का केंद्र रहा है और इसकी दीवारें आज भी उन कहानियों की गवाही देती हैं जिनमें देवताओं और इंसानों की किस्मतें आपस में जुड़ी हुई थीं। एक्रोपोलिस का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है पार्थेनॉन, देवी एथेना को समर्पित मंदिर। इसे पेंटेलिक संगमरमर से बनाया गया था जो धूप में सुनहरी चमक बिखेरता है। दिन की रोशनी में यह मंदिर जैसे आकाश की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और रात में चांदनी में यह मानो किसी अलौकिक आभा से चमक उठता है। किंवदंती है कि यहाँ कभी देवी एथेना की 12 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी थी जो सोने और हाथी दांत से बनी थी। कहते हैं कि यह मूर्ति इतनी तेज चमकती थी कि नाविक इसे समुद्र से भी देख लेते थे और उसे देखकर एथेंस का मार्ग पहचानते थे। लेकिन पार्थेनॉन ही एक्रोपोलिस का एकमात्र रहस्य नहीं है। यहाँ एरेक्थियोन नामक मंदिर भी है जिसकी सबसे अनोखी विशेषता है कैरियाटिड स्तंभ पत्थर में तराशी गई स्त्रियां जो छत का भार उठाए खड़ी हैं। इन्हें देखकर लगता है मानो समय पत्थर में जम गया हो और ये स्त्रियां अब भी किसी अनकहे रहस्य की रखवाली कर रही हों। इसके अलावा एथेना नाइकी का मंदिर भी है जो विजय की देवी को समर्पित है। यह छोटा मगर खूबसूरत मंदिर हर आने वाले को याद दिलाता है कि एथेंस केवल संस्कृति का नहीं बल्कि शक्ति का भी प्रतीक था। इतिहासकार मानते हैं कि एक्रोपोलिस का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ जब एथेंस अपने स्वर्ण युग में था। यह वह दौर था जब कला, विज्ञान और लोकतंत्र का जन्म हुआ। लेकिन उत्थान के साथ साथ संघर्ष भी आते रहे। इस दुर्ग पर कई बार आक्रमण हुए। रोमन, बीजांटिन, ऑटोमन, हर साम्राज्य ने यहां अपनी छाप छोड़ी। कभी यह चर्च बना, कभी मस्जिद और कभी किला। हर बार इसकी आत्मा पर परतें चढ़ी, लेकिन इसकी मूल पहचान मिट नहीं पाई। एक्रोपोलिस से जुड़ी सबसे रहस्यमय बात यह है कि इसके नीचे आज भी पुराने मंदिरों और संरचनाओं के अवशेष दबे हुए हैं। पुरातत्वविदों ने कई जगह खुदाई करके पाया है कि यहाँ पर पहले भी पूजा स्थल थे जो शायद और भी प्राचीन देवताओं को समर्पित थे। यह सवाल अब भी अधूरा है कि आखिर यह चट्टान इंसानों और देवताओं दोनों के लिए इतनी खास क्यों थी। रात के समय जब एथेंस की रोशनी फैल जाती है और एक्रोपोलिस उसके ऊपर चमकता है तो यह दृश्य केवल सुंदर नहीं बल्कि रहस्यमय भी लगता है। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि चांदनी रात में कभी कभी मंदिरों के भीतर परछाइयां हिलती दिखाई देती हैं, मानो प्राचीन पुजारी अब भी वहां अनुष्ठान कर रहे हों। 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। आज लाखों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन जब कोई यात्री इसकी सीढ़ियां चढ़ता है और ऊपर पहुंचकर इन खंडहरों के बीच खड़ा होता है तो उसे केवल वास्तुकला नहीं दिखती। उसे महसूस होता है कि वह इतिहास और मिथक के उस संगम पर खड़ा है जहां इंसानी बुद्धि और दैवीय आस्था मिलकर कुछ ऐसा बना देती है जो समय की मार झेलकर भी अमर हो जाता है। एक्रोपोलिस सिर्फ एथेंस का नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान जब अपनी पूरी शक्ति, आस्था और कला को मिलाता है तो वह धरती पर देवताओं का घर भी बना सकता है। लेकिन सवाल यह अब भी जीवित है, क्या यह स्थान केवल इतिहास है या यहां अब भी देवताओं की परछाई बसी हुई है जो हर यात्री की नजरों से होकर उसे अनदेखे रहस्यों का एहसास कराती है। तो दोस्तों, आज के सफर में इतना ही। रहस्य यहीं खत्म नहीं होते बल्कि हर खंडहर, हर टूटी दीवार और हर वीरान गली अब भी अपने राज्य छुपाए बैठी है। कौन जाने आने वाले वक्त में हमें क्या नया देखने को मिले। तब तक के लिए बस इतना याद रखिए, अतीत कभी पूरी तरह खोता नहीं, वो बस खामोशी में छिपकर हमें दिखता रहता है।